लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इक्विटी मेथड। अगर हम हमारा 20% या उससे ज्यादा शेयर है तो हम एसोसिएट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, उसमें इक्विटी मेथड लगाते हैं। इक्विटी मेथड में हम देखते हैं कि कॉस्ट क्या है और उसके बदले में हमें क्या बेनिफिट मिला है, उसका डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व पहले दिखाते हैं और फ्यूचर वाले ईयर्स में हम प्लस माइनस करते हैं। उसके कुछ हमने एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन भी किए थे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इफ अंडर द इक्विटी मेथड an investor's share of the losses of an associate equal or exceed the carrying amount of the investment, the investor ordinarily discontinue recognition its share of the further losses। ये हमने किया भी था लास्ट एग्जांपल में, इलस्ट्रेशन में किया था कि जब लॉस ज्यादा हो गया था, नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, तो हम लोगों ने उसको नील कर दिया था। यहाँ पर हमारी वैल्यू जो नेट वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की, कैरिंग अमाउंट थी, वो 1 लाख आ रही थी और ये हमने पार्ट 1 में किया था। और अब हमारा लॉस 2 लाख आ रहा था, तो 2 लाख इससे ज्यादा हो रहा था तो हमने रेस्ट्रिक्ट किया था अप टू द कैरिंग अमाउंट और उसको रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया था। Additional losses are provided for the extent the investor has incurred obligation or made payment on behalf of the associate to satisfy obligation of the associate। जो भी गारंटी, अगर कोई गारंटी दी है इन्हें देना ही है, लॉस उठाना ही है, तो उसे लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। If the associate subsequently reports profit, the investor resume including its share of those profit only after its share of the profit equals the share of net losses that have not been recognized। अब ये क्या बात है, इसे ध्यान से समझो। मान लिया मेरा अभी जो मैं एग्जांपल कह रहा था उसमें नील आ गया कैरिंग अमाउंट, तो मैंने रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया और इकट्ठा होते होते मेरा 4 लाख का लॉस आ गया, मेरे शेयर में 4 लाख का लॉस आ गया। अब क्या होगा कि मैं अब प्रॉफिट कमाना शुरू किया और मेरा पहले साल जब प्रॉफिट कमाया तो मेरा 50,000 शेयर है प्रॉफिट का। तो इसका मतलब ये नहीं है मैं 50,000 का प्रॉफिट लिख लूंगा, मैं कैलकुलेशन करूंगा कि भैया 4 लाख का लॉस था जो अभी तक मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उसमें से 50,000 प्रॉफिट हो गया, तो अभी 3.5 3,50,000 बचा है। जब तक ये पूरा वर्किंग में करके सेट ऑफ नहीं हो जाता लॉस, जब तक मैं प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं कर। As far as possible, the reporting date of the financial statement should be same for consolidated financial statements. If practically it is not possible, drop the financial statement of one or more enterprise to such date, और उस हिसाब से हम रिपोर्टिंग डेट जो अगर डिफरेंट है तो हमें बनाना पड़ेगा उस दिन, क्योंकि हमारा सेम डे होगा तो बहुत अच्छा है। जैसे 31 मार्च को हर एक कंपनी की अकाउंटिंग एंड हो रही है, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, सबने उसी दिन बैलेंस शीट बना रखी है, तो कंसोलिडेशन बड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन पता चला 31 मार्च है, किसी का 31 दिसंबर है, किसी का 30 जून है, तो हमें उस दिन की स्टेटमेंट एक बनानी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक या उससे ज्यादा एंटरप्राइजेस की, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट are drawn up to the reporting date different from the reporting date of the investor. Adjustment should be made for the effect of significant transaction or other event that occur between those date and the date of the consolidation। तो जो बीच में ट्रांजेक्शन हो चुकी है, मान लिया जो इन्वेस्टर है वो 31 मार्च को ईयर एंड कर रहा है, इन्वेस्टी का जो है वो 31 दिसंबर को एंड हो चुका है, तो 3 महीने में जो बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है उनका इफेक्ट लेना पड़ेगा। In any case, the difference between reporting dates of the concern and consolidated financial statement 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। Accounting policy followed in preparation of the financial statement of investor, investee and consolidated financial statement should be uniform for like transaction and other events in similar circumstances. If accounting policy followed by different enterprises in the group are not uniform, then adjustment should be made in the item of individual financial statement to bring it in line with the accounting policy of consolidated statement। अब मान लिया इन्वेस्टर जो है वो फीफो यूज कर रहा है और जो दूसरी कंपनी है इन्वेस्टी वो वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं वैल्यूएशन के लिए। अब कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन में वेटेड एवरेज यूज हो रहा है, तो इसे वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। और अगर कंसोलिडेशन में हम फीफो यूज कर रहे हैं, जो ज्यादा चांस है क्योंकि इन्वेस्टर का है, तो हमें वेटेड एवरेज को फीफो के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा और उसकी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। ठीक है।
The carrying amount of investment in an associate should be reduced to recognize a decline other than temporary in the value of the investment, such reduction being determined and made for each investment individually. तो जो भी हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है लॉन्ग टर्म है, AS13 भी ये कहता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसे कैरिंग अमाउंट कॉस्ट पे दिखाना चाहिए, बट अगर कोई भी रिडक्शन होता है विच इज अदर देन टेम्परेरी, मतलब परमानेंट रिडक्शन इन वैल्यू होता है इन्वेस्टमेंट में, तो उसे हमें लेस कर देना चाहिए। यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। Contingencies in accordance with the AS4, the investor discloses in the consolidated financial statements its share of the contingencies and capital commitment of an associate for which it is also contingently liable. तो अगर कोई कंटिजेंसी है जहां पर लगता है कि इन्वेस्टर को भी पैसा देना पड़ सकता है, तो वो भी इसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा। Those contingency that arise because the investor is severally liable for the liability of the associate. Why is equity method of accounting adopted for investment in associate? हमने ये मेथड क्यों अपनाया है? तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, एस 13 के हिसाब से नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि 20 से ज्यादा लेकिन 50 से कम है। तो एसोसिएट एक एक्सप्रेशन ऑफ द फैक्ट है कि इन्वेस्टर इज नॉट मेयरली इंटरेस्टेड इन द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बट ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो 20% से ज्यादा होने का मतलब कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं है। Thus, recognition of income on the basis of distribution received may not be adequate. अब क्या होता है, AS13 में हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो जब हमें डिविडेंड मिलना पक्का हो जाता है तभी हम डिविडेंड की एंट्री बनाते हैं, वरना तो नहीं बनाते। लेकिन इस मेथड में क्या है, डिविडेंड उन्होंने दिया नहीं है तो अभी हम प्रॉफिट का हिस्सा लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ड्यू बेसिस पर लिख रहे हैं, अर्निंग बेसिस पर लिख रहे हैं, ना कि जब वो डिविडेंड देंगे तब लिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ लिखा है रिकॉग्निशन जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड नहीं है, बल्कि एसोसिएट में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड में बी अ लिटिल रिलेशनशिप टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एसोसिएट, एज इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एसोसिएट, इन्वेस्टर हैज मेजर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस, रिजल्ट, रिटर्न, इन्वेस्टर अकाउंट फॉर द, जो भी इनका स्कोप है वो ज्यादा है। तो केवल डिविडेंड बेसिस की बजाय अर्निंग बेसिस से हमारा इक्विटी मेथड चलता है। तो इक्विटी मेथड इसीलिए चलाया जाता है ताकि जो इनकम में शेयर अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाए, उसके लिए वेट ना करना पड़े कि भाई हम वेट कर रहे हैं कि जब डिविडेंड मिलेगा तो लिखें। डिस्क्लोजर, इन एडिशन टू द डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड अबव, एन एप्रोप्रिएट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एसोसिएट इंक्लूडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट एंड if different the proportion of voting power held should be disclosed in the consolidated financial statements. तो हम लोग ना केवल ये दिखाते हैं कि कितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, प्रोपोर्शन है, तो वो वोटिंग पावर वगैरह सब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंटिंग फॉर यूजिंग द इक्विटी मेथड शुड बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें नॉन करंट असेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे and disclose separately in the consolidated balance sheet. The investor share of the P&L of such investment should be disclosed separately in the consolidated statement of P&L. Investor share of any extraordinary or prior period item should also be separately disclosed. तो इन सबको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। The name or names of the associate or associates of which reporting date or dates is are of different that of financial statement of investor, तो वो भी हमें सारा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इन केस एन एसोसिएट यूजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी अदर देन दैट, तो उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और डिस्क्लोज करना पड़ेगा कितना डिफरेंस है, ये सब कुछ भी बताना पड़ेगा। इफ एन एसोसिएट इज नॉट अकाउंटिंग फॉर यूजिंग द इक्विटी मेथड, द रीजन फॉर नॉट डूइंग द सेम, ये भी आपको बताना पड़ेगा अगर इक्विटी मेथड आप यूज नहीं कर रहे हैं। गुडविल और कैपिटल रिजर्व अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ एसोसिएट बाय एन इन्वेस्टर शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली दो इट इज इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट। हमने देखा था ना, अलग से उसे इनर कॉलम में दिखाया था, बट फाइनली बार कैरिंग अमाउंट कॉस्ट ही आई थी, बट अंदर हमने दिखाया था गुडविल या कैपिटल रिजर्व कितना है। Relevant explanations to AS23, treatment of proposed dividend in associate in consolidated financial statements. In case associate has made a provision for proposed dividend, that is dividend declared after the reporting period but it pertains to the reporting year in its financial statement, ये अब irrelevant है, ये पहले होता था अब नहीं है। अब आप प्रोविजन नहीं कर सकते प्रपोज डिविडेंड के लिए
ये पहले का एएस में था तो ये बात है, लेकिन एक्चुअल में क्या रहता है, पहले कुछ साल पहले तक क्या होता था, बैलेंस शीट डेट है जैसे 31 मार्च से 25, अब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं डायरेक्टर्स, रिकमेंड करते हैं, वो फाइनलाइज होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, और पता चला अगस्त सितंबर में ये फाइनलाइज हुआ। रिकमेंड किया था अप्रैल में, फाइनलाइज हुआ अगस्त सितंबर में, और फिर पेमेंट हुआ अक्टूबर में, मान लेते। ईयर एंड पर 31 मार्च को कुछ भी जानकारी नहीं थी, तो बहुत कुछ साल पहले क्या होता था, हम जब भी ये फाइनलाइज होता था अगस्त सितंबर में, तो हम 31 मार्च को बैक डेट में एंट्री बना देते, प्रपोज डिविडेंड की प्रोविजन बना देते थे, क्योंकि ये लॉजिक ये था कि ये पिछले साल का डिविडेंड है, तो पिछले साल के ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आना चाहिए। बट ये एक्सपेंस तो है नहीं कि हम मैच करें रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, ये तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, अप्रोप्रिएशन है। तो कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले ये आया नहीं, आप इसे नहीं दिखाइए, इसे आप नोट्स में दिखाइए, जस्ट लाइक कंटीजेंट लायबिलिटी, और हम दिखाते हैं, बस ये नोट्स में दिखा दीजिए कि इतना रिकमेंड है, प्रपोज्ड है, और उसको आप अकाउंटिंग में मत लीजिए, अकाउंटिंग में अगले साल ही आएगा, इवन तो ये पिछले साल का डिविडेंड है तो भी अगले साल ही लिखा जाए। तो अब ये ट्रीटमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब प्रपोज डिविडेंड हम बैलेंस शीट के अंदर तो लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर भी लिखा प्रपोज डिविडेंड को नहीं लेना है। कंसिडरेशन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन इन्वेस्टी इज एन एसोसिएट। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद है पोटेंशियल इक्विटी शेयर वगैरह हमने सबने अर्निंग पर शेयर में पढ़ा था AS20 में। होता क्या है, मान लिया हमारे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, कन्वर्टेबल या प्रेफरेंस होल्डर को हम इक्विटी में कन्वर्ट करने वाले हैं, डिवेंचर के बदले में इक्विटी शेयर मिलने वाले हैं, तो दीज आर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। अब मान लिया कुछ ऐसा है कि डिवेंचर के बदले में शेयर मिलेंगे इक्विटी, और उनको मिलने की वजह से हमारा अभी शेयर तो 18% है, लेकिन जब डिवेंचर कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर में तो हमारा शेयर 22% हो जाएगा। तो कंसिडरेशन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन इन्वेस्टी इज एन एसोसिएट, तो क्या हम उनको भी कंसिडर करेंगे या नहीं? द पोटेंशियल इक्विटी शेयर ऑफ द इन्वेस्टी हेल्ड बाय द इन्वेस्टर शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, है ना, उन्हें हमें नहीं देखना है, क्योंकि वोटिंग पावर अभी तो है नहीं, फ्यूचर में जब होगी तब देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 करते हैं। ब्राइट लिमिटेड इन्होंने एक्वायर किया है 30% ऑफ ईस्ट इंडिया लिमिटेड शेयर्स 2 लाख में 1 जून को, और ये एक्विजिशन करने के बाद ब्राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। वो तो नहीं बोला होता तो भी हम इसे मानते ही कि एसोसिएट है, 20% से ज्यादा, जब तक कुछ ना कहा जाए तो 20% ज्यादा होने पर हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो मानते ही हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, East India earned profit of 80,000 and declared dividend of 50,000 on 12/8. East India reported profit of 3 lakh for the year ending 31st March 22 and declared dividend of 60,000 on June. Calculate the carrying amount of investment in separate financial statement of Bright Limited as on 31st March 22. तो देखो 31st मार्च 22 की बात करें तो कॉस्ट कितना है, 2 लाख, 2 लाख में हमने खरीदा, ठीक है, और उस समय जिस समय खरीदा है उस समय क्या है नेट एसेट्स, क्या है कैपिटल, ये हमें नहीं मालूम,
है ना। तो मानते हैं यही होगा, कुछ दिया ही नहीं, वरना हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व दिखाते हैं इसमें, वो हमें नहीं पता। जो पिछले साल हमने जिस दिन खरीदा है 1 जून को, उससे पिछला साल जो खत्म हो चुका है, उस साल प्रॉफिट कमाया गया था 80,000 रुपए का। वो तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो 1 जून की वैल्यूएशन में रिजर्व एंड सरप्लस में P&L आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसको हमें तो अब कुछ नहीं करना है, अगले साल को ईयर एंड में देखेंगे प्रॉफिट को। लेकिन इस साल अ, इन्होंने पिछले साल का 80,000 का जो प्रॉफिट कमाया था ना, उसमें से हमें 50,000 रुपए का डिविडेंड दिया है, और वो दिया है 12 अगस्त को। हमने जून में शेयर खरीदे, जून के बाद अगस्त में हमें डिविडेंड मिलेगा। हमने हमेशा पढ़ा है, इवन हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पढ़ा है कि अगर डिविडेंड मिलता है हमें प्री पीरियड का, याद है प्री पीरियड किसे कहते हैं? जिस दिन हमने एक्विजिशन किया है उससे पहले की डेट का, अगर हमने खरीदा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदी है और उससे पहले की डेट का हमें अगर डिविडेंड मिला है, तो वो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा था? AS 13 में, है ना। तो जो प्री डिविडेंड होता है उसको हम बैंक टू इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हमने AS 13 में पढ़ा था। तो हमें डिविडेंड कितना मिला होगा? 50,000 डिविडेंड दिया है, तो हमें उसका 30% 15,000 मिल गया होगा। तो ये AS 13 कहता है। तो जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम नहीं बना रहे, तो वो 2 लाख रुपए हमने खरीदा और प्री डिविडेंड 15,000 माइनस हो गया, तो 1,85,000 रुपीज हमारी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट रह गई, वो हमारी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गई। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब हम क्या करते हैं, जब ये कौन सी डेट को आएगा? 31 मार्च 22 को। ठीक है, अब ये अकाउंटिंग सही है, इवन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हम पढ़ते हैं, होल्डिंग सब्सिडरी में तब भी यही करते हैं हम, अमलगमेशन में हमेशा यही करते हैं, है ना। अब आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। अब 23 में हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी मेथड करते हैं। और इक्विटी मेथड में क्या फर्क है कि हम लोग जो इस साल का प्रॉफिट कमाया हुआ है उसका हिस्सा भी ले लेते हैं, है ना। तो AS 23 के हिसाब से बुक वैल्यू तो 185 ही आ रही है, तो हमारी कैरिंग अमाउंट तो 185 ही आ रही है, क्योंकि वो रिसीव्ड हो चुका है हमें डिविडेंड प्री पीरियड का, और वो हम माइनस कर चुके हैं। लेकिन इसमें हम ऐड करते हैं प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, और इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया है? 3 लाख रुपए का, और जून में दिया है डिविडेंड। तो जून में डिविडेंड दिया है वो तो तब की बात है, आज 31 मार्च को जो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया जा चुका है ना, इसका हिस्सा भी तो हमें चाहिए। कितना? 30%। लेकिन हमने 1 अप्रैल को नहीं खरीदे थे शेयर्स, हमने 1 जून को खरीदे थे, तो 10 महीने का प्रॉफिट हमें चाहिए। और यहाँ इसीलिए लिखा है, एज्यूम करो कि हर महीने बराबर प्रॉफिट कमाया गया, तो 10 महीने का प्रॉफिट कितना हो गया? तो 2,60,000 रुपीज आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कब आ जाएगा? 31 मार्च को। ये बात समझ में आ गई। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लिखा है 30 जून को क्या होगा, जब हमें डिविडेंड मिला है। 12 जून को हमें डिविडेंड मिल गया है, डिविडेंड दिया है, तो हमें 30 जून को क्या होगा? तो जब हम 30 जून की अकाउंटिंग करेंगे, तो कैरिंग अमाउंट क्या आ रही थी? 2,60,000। इसमें से क्या माइनस होगा? जो डिविडेंड है।
प्री वाला। अब प्री वाला डिविडेंड कितना है? प्री वाला डिविडेंड है 60 डिक्लेयर डिविडेंड, और ये कौन से ईयर का है डिविडेंड? पिछले साल का है ना। इक्विटी मेथड में जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो प्लस करते जाते हैं और जो डिविडेंड दिया जाता है वो माइनस करते जाते हैं। अब इसमें पिछली बार केवल प्री वाला डिविडेंड इसलिए माइनस किया था इन्वेस्टमेंट में से, कंसोलिडेटेड में भी, क्योंकि हमने ऐड किया ही नहीं था वो वाला प्रॉफिट पहले, तो इसलिए हमने लेस भी वही करा जो प्री पीरियड का था। यहाँ तो ऑलरेडी हम प्रॉफिट ऐड कर चुके हैं प्रोपोर्शनेट, तो जो हमारे सारा का सारा प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट ऐड भी हो चुका है, तो इसमें से हम डिविडेंड लेस कर देंगे। डिविडेंड 60,000 का है, 30%, 18,000 जो है वो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछा होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाई देगा, वो नहीं पूछा, वो भी कैसे होगा मैं बता देता हूँ। 30 जून को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कैसे दिखाई देता? तो हमारे पास 1,85,000 की बुक वैल्यू थी, ठीक है। अब जो हमें डिविडेंड मिला है 60,000 रुपए का, इसमें से 2 महीने का प्री डिविडेंड है या नहीं? 60,000 रुपए में से 2 महीने का प्री डिविडेंड है, क्योंकि हमने पिछले जो जो डिविडेंड बटा है ये 60,000 रुपए का, ये 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 का बटा, ठीक है। तो इसमें हमने जो 1 जून को खरीदे हैं, तो 10 महीने हमारे पोस्ट पीरियड के हैं और 2 महीने हमारे प्री पीरियड के हैं। तो जो प्री पीरियड वाला वो तो माइनस हो गई, और वो कितना है? पूरा 60,000, इसमें से 2 महीने का 30% कितना होता है? 3,000, तो 1,82,000। इसे भी बल्कि हमें ऐसा दिखाना चाहिए, इसे भी हमें ऐसा दिखाना चाहिए, 242 ही आएगा, बट इसे ऐसा दिखाना चाहिए हमें, कैरिंग अमाउंट 2,60,000 आ रही थी हमारी, इसमें माइनस 3,000 का प्री डिविडेंड आ चुका है हमारे पास, तो कितना रह गया? 2,57,000, और माइनस पोस्ट डिविडेंड रिसीव्ड जो है हमारा, क्योंकि हमने ऐड भी तो पोस्ट ही करा था, तो इससे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि 60,000 का 10 महीने का 30%, 15,000, और लेस करके क्या आएगा? 242। तो आएगा तो वही ना, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मैच होगी कि हमें प्री डिविडेंड का जो मिलता है वो हम दोनों में लेस होता है, चाहे वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो चाहे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, तो उससे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमें क्या करना होता है इक्विटी मेथड में। क्या करना है, सबसे पहले जिस दिन खरीदेंगे उस दिन की कॉस्ट और उस दिन की नेट एसेट, उसमें जो शेयर मिला है उससे गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट आना है उसे प्लस करेंगे, जितना डिविडेंड मिलेगा माइनस करेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो वो माइनस करेंगे अप टू द कैरिंग अमाउंट, अगर कैरिंग अमाउंट से ज्यादा का लॉस है तो उसे नहीं लिखेंगे। और उसके बाद में अगर हमें फिर फ्यूचर में प्रॉफिट होना शुरू होगा तो जितना कैरिंग अमाउंट से ज्यादा का लॉस लिखा नहीं था पहले वर्किंग नोट में, उसे सेट ऑफ करेंगे, उसे सेट ऑफ करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसे ही लिखेंगे। लेकिन प्री डिविडेंड, जो प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड है, जिस दिन हमने शेयर खरीदे हैं उससे पहले का डिविडेंड है, वो तो हमेशा ही लेस होता है इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से। इलस्ट्रेशन नंबर 4, A Limited acquired 25% shares in B Limited on 31st March 21 for 3 lakh। उस दिन बैलेंस शीट हमें दे रखी है, तो अब हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें गुडविल हो रहा है, कैपिटल रिजर्व हो रहा है, क्योंकि हमें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है।
तो यहाँ पर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है 10 लाख, और बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट भी 10 लाख है। इट मींस कोई करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लोन वगैरह नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट मैच्योर है। अब ये तो हमारा इनिशियल रिकॉग्निशन के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, तो ठीक हो गया। आगे हमें 1 साल बाद बता रखा है कि इन्हें डिविडेंड मिला है पिछले साल से रिलेटेड, और कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, और कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है। ए लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट विद इन अकॉर्डेंस विद AS 21 फॉर वेरियस सब्सिडरी। तो बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के हिसाब से ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं। कैलकुलेट गुडविल इफ एनी ऑन एक्विजिशन। तो जिस समय हमने एक्विजिशन किया है उस समय की डिविडेंड, उस समय का गुडविल हमें बताना है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट 3 लाख रुपए, और इसके बदले में हमें क्या रिसीव्ड हुआ, 25% इन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में 25% शेयर, और जो नेट एसेट है वो कितनी है हमारे पास, 10 लाख का 25%, 2.5 लाख रुपए। तो जिस समय हमने शेयर खरीदा उस समय गुडविल आ गई 50,000 रुपए। ये कब है, जब इन्होंने एक्वायर करे 31 मार्च 21 को, तो उस समय हमारी गुडविल थी 50,000। लेकिन अगर हम बात करें कि आज की डेट में 31 मार्च 21 को इक्विटी 22 को इक्विटी मेथड में हम लोग कैपिटल रिजर्व या गुडविल का शेयर अलग से दिखाते हैं ना। तो आज की डेट में 31 मार्च 2022 को क्या गुडविल 50,000 की है, तो वो जवाब होगा, अभी देखते हैं रीजन, कि इन्हें डिविडेंड मिला है पिछले साल का, मतलब प्री डिविडेंड का। अब प्री डिविडेंड का अगर इन्हें 40% रिजर्व में से मिला है, तो 5 लाख जो शेयर कैपिटल है उसका 40% डिविडेंड होता है 2 लाख। वो इन्होंने रिजर्व में से बांटा, और वो बांटा पिछले साल प्री पीरियड का। याद करो, प्री पीरियड का जो डिविडेंड होता है हम कॉस्ट में से लेस कर देते हैं। तो कॉस्ट कितनी है, 3 लाख। इसमें से प्री डिविडेंड लेस हो जाएगा, 2 लाख रुपए का डिविडेंड बांटा है, और हमारे पास 25% शेयर है 50,000। तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट, या ये कह सकते हैं कॉस्ट, वो अब 2.5 लाख हो चुकी है ना। और हम जो गुडविल दिखा रहे थे पहले की 50,000, वो पूरी गुडविल अब राइट ऑफ हो जाएगी इस वजह से, क्योंकि उस समय हमने क्या दिखाया था कि हमारी गुडविल 50,000। तो ये जो, इस वजह से अब हमारी कोई गुडविल नहीं रहेगी, तो इस समय गुडविल हमारी नील हो जाएगी। तो गुडविल नहीं दिखाई देगी हमारी, क्योंकि हमने पहले 50,000 की गुडविल लिखी और 50,000 का प्री डिविडेंड मिल गया। हमने 50,000 ज्यादा दिए, 50,000 मिल गए, तो हिसाब बराबर हो गया। तो ये हमारी एक गुडविल का ए पॉइंट था, जो गुडविल की अमाउंट 31 मार्च 21 को अलग रही होगी और 22 को अलग, ड्यू टू प्री डिविडेंड रिसीव्ड। अब हमसे ये वाला हो गुडविल। अब हमसे सेकंड पॉइंट पूछा है कि आप इन्वेस्टमेंट को कैसे दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली ये 31 मार्च 22 को ही पूछ रहे होंगे, क्योंकि बीच में हमें काफी कुछ हो चुका है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जब हम दिखाएंगे, तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी है,
तो कैरिंग अमाउंट हमारी कम होकर कितनी हो चुकी है, 2.5 लाख रुपए। इसमें हम ऐड करते हैं शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट, इक्विटी मेथड यहाँ लिख सकते हैं, हम इक्विटी मेथड से कर रहे हैं हम ये इक्विटी मेथड मतलब जो प्रॉफिट हमने ड्यू बेसिस पर उसका शेयर भी लेते रहेंगे। शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट, तो हमने जो और कमाया है प्रॉफिट वो कितना कमाया है, 7 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है हमने। तो 7 लाख का 25%, 1,75,000, ठीक है। और जो डिविडेंड मिला है वो हमें अप्रैल में मिला है, तो अगर अभी मिलता है तो अभी माइनस कर देता, अभी माइनस इस साल नहीं मिला है। जो मिला था वो प्री डिविडेंड वाला मिला था, वो मैंने कॉस्ट में से माइनस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली लेस तो हो ही गया भाई। मैं यहाँ 3 लाख लिखता फिर लेस करता, लेकिन वो हमारा कॉस्ट में से डायरेक्टली लेस हो जाता। तो कितना आ गया हमारा, 4,25,000। तो ये हमारी बैलेंस शीट में कैसे दिखाई देगा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो हमने देख लिया। थर्ड मेथड में लिखा है कि हाउ द डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम बी लिमिटेड विल बी शोन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो हमारा डिविडेंड है थर्ड पॉइंट में, डिविडेंड हमें मिला है 2, एक तो पिछले साल मिला था, वो तो हमने कॉस्ट में से रिड्यूस कर दिया था प्री डिविडेंड। तो प्री डिविडेंड 50,000 रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में से हमने लेस कर दिया था कॉस्ट में। और जो ये है प्री डिविडेंड जो 2001 ईयर एंड के लिए मिला था, और जो 21-22 का हमें डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो तो मिला तो है नहीं अभी, है ना। तो वो अभी तो प्रपोज्ड है, तो वो नोट में आएगा। वो वैसे तो हम उसे अकाउंटिंग में कहीं लेंगे नहीं, वो तो नोट में आ जाएगा, है ना। ये जो हमने 1,75,000 रुपए की एंट्री बनाई है, ये डिविडेंड नहीं है, ये प्रॉफिट का हिस्सा है। तो ये कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट में अदर इनकम में आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो हमने ड्यू बेसिस पे लिख लिया, अगर हमें कोई डिविडेंड मिलता तो वो इसमें से लेस करके नेट फिगर हम कर देते। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने इक्विटी मेथड में मेनली तो हमसे यही पूछा जाता है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। फिर भी अगर पीएनएल में भी पूछा जाए तो हम लोगों को ड्यू बेसिस पर उसमें इनकम को लिखना होता है, क्योंकि हमने बैलेंस शीट में जो जो प्लस कर रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट में जो जो प्लस कर रहे हैं, तो वो कोरस्पॉन्डिंग दूसरी एंट्री तो पीएनएल में ही प्लस होगी ना, वरना कहाँ जाएगा। और अगर इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो पीएनएल में भी माइनस करते जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, जिसमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट सीखा। और ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इक्विटी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें से काफी पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से इसकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा।